आज मैं आपसे भारत की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उसके बारे में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूँगा। अभी अगस्त माह के औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हैं। उससे पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन में 0.7% की कीमत कमी आ गई है। अगर पिछले वर्ष 2015 के मुकाबले में अगर 2016 के आंकड़ों की अगर हम तुलना करें तो 0.7% की इसमें कमी है। और अप्रैल से लेकर के अगस्त तक पूरा अगर हम 5 महीने का अगर आंकड़ों की अगर हम इसकी तुलना करें तो 0.4% की कीमत कमी आ गई है। और भारत के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थतंत्र है। तो ये विरोधाभास क्या है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो भारत में जो टोटल जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 60% आता है सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है और इस साल वर्ष 2016-17 में भी इसमें 9% वृद्धि होने की संभावना है। तो 60% का अगर हम 9% निकालें तो टोटल जीडीपी में जो है सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि होगी वो होगी 5.4%। पिछले 2 सालों से भारत में जो कि सूखे की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह थी। इस वर्ष वर्षा की स्थिति अच्छी रही है और कि खरीफ का, उसके बाद रबी का उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। तो एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटीज़ है उसमें 5-6% वृद्धि होने की संभावना है। और भारत का जीडीपी में जो है लगभग 16-17% का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कि एग्रीकल्चर और जो सहयोगी ये गतिविधियाँ आती हैं तो उसका है। तो कुल मिला के 1% जो वृद्धि है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर करेगा। अब जो है अगर भारत का औद्योगिक उत्पादन में जो कुल वृद्धि है उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग वो 3.5% के करीब की होगी। तो जो रिमेनिंग जो पार्ट है ये इकोनॉमी का जो कि लगभग 24% है, वह जो कि जीडीपी में लगभग 1% या 1.2% का कंट्रीब्यूशन उसका होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 1%, सर्विस सेक्टर 5.4% और कि सेकेंडरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग भी है वो 1.2%। इतना कुल मिला के पूरे भारत के जीडीपी में 7.6% की वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। क्रेडिट ऑफ टेक जो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है पूंजीगत जो खर्चे हैं उसमें कमी आ गई। कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आ गई है जो कि निश्चित तौर पर अच्छा संकेत नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जबकि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, हम शेयर बाजार में क्या करें? शेयर बाजार में अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 2.5 साल से ही अगर हम देखें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसमें कई गुना वृद्धि हो चुकी है। यह खतरे की घंटी है। अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगी, अगर उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छा वृद्धि नहीं होगी तो उनके शेयर प्राइसेस टिक नहीं पाएंगे। शेयर बाजार केवल प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, केवल वृद्धि को ही पुरस्कृत कर सकता है, केवल उम्मीदों को नहीं। जहाँ तक 2016-17 का जो कि प्रोजेक्टेड ईपीएस है उसके ऊपर अभी का जो बाजार है वो लगभग 18 गुना ट्रेड कर रहा है। अभी जो P/E 18 है और 17-18 के लिए 24 गुने पर ट्रेड कर रहा है। और भारत की जो कंपनियों का अभी जो टॉप लाइन जो और बॉटम लाइन, खासकर जो बॉटम लाइन जो उसकी शुद्ध लाभ में जो वृद्धि है वो लगभग 12% की मानी जा रही है। जो भी प्रमुख कंपनियां हैं उसके बारे में अधिकतर इन्वेस्टमेंट बैंकरों का ऐसा मानना है कि उसके प्रॉफिट में 12% की वृद्धि होगी। तो निश्चित तौर पर बाजार इस लेवल पे सस्टेन नहीं करना चाहिए। दूसरा एक खतरा और है कि अगर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ते हैं जिसकी कि बढ़ने की पूरी संभावना है,
तो FDI जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनका भारत में जो पूंजी का जो प्रवाह है वह नहीं रुकेगा, और वह जो है अमेरिकी बाजार में मतलब अपने डॉलर में अमेरिकी सरकार के यानी कि बॉन्ड में निवेश करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। और भारत में अगर कैपिटल का इनफ्लो अगर यानी कि रुकता है तो ये शेयर बाजार के लिए अच्छी बात नहीं होगी, और इससे शेयर बाजार में गिरावट आने की पूरी संभावना नहीं बनती है। ये जो दो कारण है कि एक तो कंपनियों का यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी खासकर जो सेकेंडरी क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा, अमेरिका में जो बाजार मतलब कि अमेरिका में जो ब्याज दर बढ़ने की जो संभावना है उससे उससे भारत में पूंजी का जो यानी कि प्रवाह में कमी आने की संभावना है। ये इन दोनों ही हालातों में ये दो कारक ऐसे हैं जो भारत के शेयर बाजार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे ही। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? मैंने कुछ कंपनियां यानी कि छांटी हैं। अब आप ये पूछेंगे कि इनके छांटने का आधार क्या है। ये कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बॉटम लाइन यानी मतलब टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी का जो सेल्स है, जो उसका यानी कि रेवेन्यू है, और बॉटम लाइन यानी कि उसका शुद्ध लाभ है, इन दोनों में कम से कम 15% की वृद्धि हुई है विदाउट एनी डिफॉल्ट। इस कसौटी पर इनको कस करके 6 कंपनियां हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा। और इन कंपनियों को बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इन कंपनियों में मेरा कोई निवेश नहीं है, मैं किसी भी ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और चूंकि आप ये शेयर बाजार का एक मामला है, इसलिए गारंटीड रिटर्न की कोई बात यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर मार्केट से जो संबंधित जोखिम हमेशा नहीं रहता है, और जो भी निवेशक अपना फैसला करेंगे ये उनका अपना फैसला होगा। मैं केवल इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने ऐसी 6 कंपनियां निकाली हैं जिनमें की टॉप लाइन और बॉटम लाइन पिछले 10 साल में कम से कम प्रति वर्ष 15% की वृद्धि उसमें आने की जरूर हुई है। इसमें है, पहली कंपनी है एशियन पेंट, दूसरी कंपनी है बर्जर पेंट, तीसरी है एक्सिस बैंक, चौथा है HDFC बैंक, पांचवा है पेज इंडस्ट्रीज, और छठवीं है मैरिको इंडस्ट्रीज। ये कंपनियां ऐसी हैं कि जिनको कि आपको अभी भी आप खरीद सकते हैं, और जब बाजार में गिरावट आती है तब आपको इसको और एक्यूमुलेट करना चाहिए। कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा यानी कि साउंड हैं, और आपको लंबी अवधि में इसमें अवश्य फायदा होगा। धन्यवाद।